हेलो एवरीवन, वेलकम। सो गाइज, आज हम लोग इस लेक्चर में बेसिकली कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। अब तक हम लोगों ने देखा कि चार्ज क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, चार्जिंग मेथड क्या है, कंडक्टर के लिए क्या है, इंसुलेटर के लिए क्या है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पार्टिकल्स। चलो स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। सो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली क्या है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का मैग्नीट्यूड देता है कूलम्ब्स लॉ, राइट। क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये पूरा एक्सपेरिमेंटल था, राइट। यानी एक्सपेरिमेंट किया गया। देखो, कूलम्ब साहब ने एक्सपेरिमेंट किए, राइट। एक्सपेरिमेंट किए और ऑब्जर्व किए कि अगर दो चार्ज पार्टिकल सेम नेचर का है, राइट, जैसे आइदर पॉजिटिव आइदर निगेटिव, राइट, तो इन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगा, रिपल्सिव फोर्स, राइट। और दो चार्ज पार्टिकल अपोजिट नेचर का है, इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगा, राइट। अब इसी का मैग्नीट्यूड दिया गया कूलम्ब्स लॉ के द्वारा कि कितना फोर्स लगा, ठीक है। तो देखो क्या किएगा, मान लो सपोज कर लो कि एक Q1 चार्ज था, राइट। किसी r डिस्टेंस की दूरी पे Q2 चार्ज था, राइट। डिस्टेंस कितना था, r, ठीक है। तो इस पे देखा गया कि यह इधर फोर्स लगाता है Q2 पे ड्यू टू 1, और ये इधर फोर्स लगाता है, राइट। F1 2 यानी फोर्स 1 चार्ज 1 ड्यू टू 2। लेट्स से r बी द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया कि यह फोर्स, यह जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स है, राइट। कूलम्ब्स लॉ कैसा है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच कांटेक्ट नहीं भी रहे तो भी फोर्स लगता है। यानी दोनों अगर पॉजिटिव हो, यानी दोनों सेम नेचर का हो, तो रिपल्सिव फोर्स लगता है, राइट। अगर यही दोनों निगेटिव, एक हो जाएगा -Q1 हो जाता और एक +Q2 हो जाता, राइट। तो इस केस में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है इधर और इधर, ठीक है। यानी इस पे F12 और इस पे F21, राइट। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन पड़ा कि जो कूलम्ब्स फोर्स होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज ए नॉन कांटेक्ट फोर्स। कूलम्ब लॉ क्या दिया, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ या फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला दिया, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि यह दोनों कांटेक्ट में तो है नहीं, राइट। यानी एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है, राइट। तो इस पे रिपल्सन लग रहा है, क्यों, क्योंकि नेचर सेम है। ये दोनों पॉजिटिव हो सकता है, इधर दोनों नेगेटिव हो सकता है। और इस पर देखो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है क्योंकि नेचर अपोजिट है। बट यह दोनों एक दूसरे के कंटेक्ट में आए हुए ही फोर्स लग रहा है, तो इसलिए यह किस टाइप का फोर्स हो गया, डेट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि कैसा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। और देखो सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या किया, क्या एक्सपेरिमेंट में बताया, कंक्लूजन क्या बताया, दोनों चार्ज पे लगने वाला फोर्स सेम हो, ठीक है। दोनों चार्ज पे लगने वाला फोर्स सेम होगा, राइट। फोर्स सेम होगा, डेट इज मैग्नीट्यूड सेम होगा, फोर्स सेम होगा, ठीक है। फोर्स सेम कहने का मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। यानी कि देखो, इस ये जो चार्ज था, ठीक, यह जो चार्ज था Q1 और ये Q2, राइट। तो एक पे फोर्स लगता था, अगर इस डायरेक्शन में नेचर सेम है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, नहीं F1 ड्यू टू 2 कौन लगाएगा, इसकी वजह से होगा इस पे। सिमिलरली इस पे फोर्स लगेगा F2 ड्यू टू 1, राइट। अब देखो ये क्या बोला कि एक्सपेरिमेंट क्या दिया कि दोनों पे लगने वाला फोर्स सेम है, यानी फोर्स मैग्नीट्यूड सेम है, राइट। यानी F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा इज इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड, राइट। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, ये सेकेंड कंक्लूजन था, ठीक है, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। F12 क्या है, ये अगर इसको कैसे रीड किया जाए, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, राइट। और इसको कैसे रीड किया जाए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, राइट। दो की वजह से एक पर लगने वाला फोर्स, ठीक है।
अब देखो यहाँ से इन दोनों बातों से क्या देखा गया कि एक तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, राइट, और इक्वल मैग्नीट्यूड का लग रहा है, ठीक है। देखो इन दोनों बातों से फ्रॉम अबव डिस्कशन, फ्रॉम above point we can say right, क्या बोल सकते हैं कि फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू ईच अदर। पहला, फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, राइट, ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे के हमेशा अपोजिट लग रहा है। अगर देखो इस पे इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, सेम नेचर का। सिमिलरली देखे, पहले देखे थे हम लोग कि अपोजिट नेचर का, तो एक पे इस डायरेक्शन में लग रहा था तो एक पे इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता था, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आर इक्वल, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आर इक्वल, राइट, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। अब देखो किसी बॉडी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड इक्वल हो, सच टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। क्या बोला गया, क्या बोला गया कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स को बोला गया एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट। इफ ए एक्शन इज देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यानी कि ये जो एबव ये दो पॉइंट है, ये किसको कंक्लूड कर रहा है, ये न्यूटन थर्ड लॉ को कंक्लूड कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को, राइट, न्यूटन्स न्यूटन थर्ड लॉ, राइट। तो क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए एक्शन रिएक्शन पेयर, राइट। यहाँ से एक पॉइंट आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is an action reaction pair, right, action reaction pair, कैसा पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। ये बातें बोल दिया, राइट, कि ये एक कंक्लूजन आया इन दोनों एक्सपेरिमेंट से कि क्या देखा कि फोर्स जो है अपोजिट लग रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या बोल सकते हैं, ऐसा फोर्स जो अलग अलग बॉडीज पे लगता हो, राइट, सेम अमाउंट में लगता हो बट अपोजिट डायरेक्शन में, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। अब देखो फिर एक स्टूडेंट, उसका एक स्टूडेंट था, फिर बोला कि सपोज कीजिए सर कि यह Q1, राइट, यह Q2 है, तो एक पे मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग गया F12 और एक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग गया, राइट, F21, और यहाँ पे भी F12 का मैग्नीट्यूड सेम है F21 के, ठीक। इसका मतलब यहाँ पे भी देखा जाए, इस केस में भी देखा जाए तो इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, बट ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं आया, ठीक है, ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं है, बोला कि नहीं ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक। जब भी फोर्स लगेगा चार्ज के बीच, चाहे वो सेम नेचर को या अपोजिट नेचर को, ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, यानी इनके लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगेगा, राइट, F21 F12, राइट, ठीक है, F12, यानी फोर्स जो लगेगा, फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। यानी फिर क्या बोला, यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन किया, बोला कि ये स्टूडेंट जब ऐसा पूछा कि सर ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है, तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जो फोर्स लगेगा हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन ज्वाइनिंग जो चार्ज पार्टिकल होगा उसी के अलोंग लगेगा, ठीक। यानी यहाँ से बोला फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, राइट, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगता है, ठीक है। अब देखो अब क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, एक तो एक्शन रिएक्शन पेयर है विच एक्ट ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, यानी अबव पॉइंट से क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए electrostatic force is an and action reaction pair which always act along line joining, which always always act along line joining, right,
जो हमेशा कैसे लगेगा, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगेगा, राइट। अब देखो फिर जब ये बात ध्यान में आया तो उसको फिर मैकेनिक्स का याद आया कि ऐसा कंडीशन होता था यह जो कि जो फोर्स है दो डिफरेंट बॉडी पे लग रहा हो, राइट, इक्वल अमाउंट में लग रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, राइट, और हमेशा लाइन ज्वाइनिंग लग रहा हो, तो ऐसे फोर्स को बोला गया सेंट्रल फोर्स, राइट। ऐसे फोर्स को क्या बोला गया, सेंट्रल फोर्स, यानी कि दोज फोर्स which act on two different body and having equal and opposite direction, right, in magnitude equal हो but direction opposite हो, and always act along the line joining particle, ठीक है। that type of force is called central force, ठीक है। यानी क्या बोला गया कि यह एक सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, देखो समझो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हैं, राइट, ये मास m1, ये मास m2, राइट। तो इन दोनों के बीच हमेशा एक ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, ये इधर, ठीक। तो F बराबर हो जाएगा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, राइट। तो ये देखो ये हमेशा लाइन ज्वाइनिंग लग रहा है, टू डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है, ठीक है। तो यह जो फोर्स कहलाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज सेंट्रल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स किस नेचर का होता है, सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, यह एक सेंट्रल फोर्स है, राइट। सिमिलरली in case of electrostatic, इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में क्या ऑब्जर्व किया, पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यह जो फोर्स लग रहा है टू डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है, राइट, टू डिफरेंट बॉडी पे, ठीक है। पहला एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी, राइट, इस पे लग रहा है टू डिफरेंट बॉडी पे। दूसरी बात, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, राइट, यानी जो हमेशा एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया, ऑलवेज एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, ऑलवेज एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, राइट। तो सच टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, ठीक है। यानी अबव 3 पॉइंट कंक्लूड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, ठीक है। यानी above 3 point, above 3 point conclude that इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स दोनों बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स a central force, right, सेंट्रल फोर्स, ठीक है। कौन सा फोर्स हो गया, सेंट्रल फोर्स हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट, नो डाउट। चलो तो यहाँ तक हम क्या देखे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है टू डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करता है, टू डिफरेंट चार्जेस पे लगता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज पार्टिकल लगता है, तो ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और पहले क्या बोला कि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्यों, क्योंकि टू डिफरेंट बॉडी पे लगता था, ठीक है। उसके बाद मैग्नीट्यूड देखा गया तो इक्वल लगा बट अपोजिट डायरेक्शन में लगा, इसका मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, ठीक है। अब जैसे ही ये पता चलेगा कि इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं या इसमें नेट फोर्स की बात की जाए, ठीक है। सपोज कर लो कि अगर नेट फोर्स देखा जाए, ठीक, ये Q1 ये Q2, राइट, ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है। F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये F12, राइट। अब देखो अगर हम इस पूरे को सिस्टम माने, ठीक है, तो क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, तो यहाँ पर क्या बोला कि F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा वह F21 के मैग्नीट्यूड होगा, राइट। अगर हम इस पूरे को सिस्टम मानते हैं, Q1 Q2 को सिस्टम मानते हैं, ठीक है, इस पूरे को एक सिस्टम मानते हैं कि यह एक मेरा सिस्टम है, राइट, सिस्टम। तो अगर इस सिस्टम पे एफ नेट की बात की जाए,
एफ नेट वेक्टर, तो ये लिखेंगे F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर, राइट। बट तो इन वेक्टर केस में देखो F21 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ F12 वेक्टर, राइट। इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो गया, 0। एफ नेट तो 0 हो गया, ठीक है। अब जैसे ही एफ नेट 0 हो गया, सिस्टम पे लगने वाला अगर एक्सटर्नल फोर्स ही 0 हो जाए या नेट फोर्स 0 हो जाए, इस केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, राइट। यानी इस केस में क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, ठीक है। क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो गया, राइट। यानी कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने का क्या मतलब, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, यानी जितना पहले में लीनियर मोमेंटम था उतना बाद में ही था। अब कूलम्ब्स का ध्यान थोड़ा सा भटका मैकेनिक्स की तरफ, अब बोला कि चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन करता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सपोज करो एक चार्ज है, ठीक है, Q1 और एक चार्ज है Q2, राइट। ये दोनों को पकड़े हुए, अब देखो दोनों सेम नेचर का चार्ज है, तो इसका मतलब इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स रहेगा, ठीक। लेट्स से अब इस चार्ज को रिलीज किए, यहाँ पर रिलीज किए, तो रिलीज करते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, कुछ समय बाद इसका स्पीड हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब सेम टाइम इसको भी रिलीज किए, तो जब इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ Q1, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी ऑफ Q2, आफ्टर सम टाइम velocity of Q2 is 10 meter per second, right. Find the velocity of Q1, राइट। और दे रखा है इसका मास M1 मान लो, इसका मास M2 मान लो, राइट। इसका मास M2, Q2 का मास M2, ठीक है। इसको भी सेमी टाइम पर रिलीज करा है, बट हम इसको ऑब्जर्व किया कि इसका स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड हुआ उसका, ठीक है। तो क्या होगा, Q2 Q1 का स्पीड क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये भागेगा, सोचो ये Q1 और Q2 दोनों तो पॉजिटिव नेचर का है, तो जैसे ही छोड़ेंगे दोनों में रिपल्सन होगा तो वो भागना शुरू करेगा, राइट, भागना शुरू करेगा। इसका मतलब दोनों का स्पीड होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, इसका मतलब कि नेट फोर्स के बारे में क्या बोलेंगे, एफ नेट क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व, राइट। कंजर्व हो जाएगा, यानी पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, ठीक है। अब देखो पी इनिशियल क्या होगा, ठीक है, इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पी इनिशियल क्या होगा, राइट। पी इनिशियल, ठीक है, देखो इनिशियली चार्ज पकड़े हुए थे, राइट, Q1 और Q2 को पकड़े हुए थे, ठीक है। इसका मतलब इनिशियली दोनों रेस्ट में थे, ऐसे पकड़े हुए थे, तो क्या बोल सकते हैं, पी इनिशियल क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब पी फाइनल भी 0 आना चाहिए, पी इनिशियल 0 है तो पी फाइनल भी 0 आना चाहिए क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है। तो क्या ऑब्जर्व करें, कुछ सेकंड बाद इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है, राइट। तो देखो 0 होने के लिए अगर एक का मोमेंटम इधर होगा, मोमेंटम बराबर क्या होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, राइट, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो देखो इसका मोमेंटम इधर है, 0 होने के लिए क्या इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट, ठीक है। यानी इसका मोमेंटम की बात की जाए तो ये इधर होना चाहिए, तो लेट से इसका वेलोसिटी भी, जिस समय इसका वेलोसिटी 10 मीटर था, 10 मीटर पर सेकंड था, उस समय इसका वेलोसिटी न था। तो पी फाइनल को 0 होने के लिए क्या बोलेंगे, m1 भी, अगर इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो इसका मोमेंटम बराबर होगा, यानी m1 भी इक्वल टू m2 इंटू 10। तो यहाँ से भी बराबर क्या आ जाएगा, m2 इंटू 10 बाई m, ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड, राइट। दिस इज द आंसर। यानी कि देखो बिना अभी हम लोग फॉर्मूला, सिर्फ वो कंसेप्ट बताया, कॉलम्स क्या था, सिर्फ कंसेप्ट बताया, बिना मैग्नीट्यूड जाने हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। इसी में सेकंड क्वेश्चन बन सकता था, इसी में सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता था, राइट, कि मान लो ये इनिशियली r डिस्टेंस की दूरी पे था, ठीक, जब इसको रिलीज किए
रिलीज किए तो कुछ सेकेंड बाद देखे कि ये x1 डिस्टेंस कवर कर लिया, राइट। तो ये q1 कितना डिस्टेंस कवर करेगा, राइट। व्हेन रिलीज्ड तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय q1, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय q1 कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखो फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। इनिशियली क्या था, इसको पकड़े हुए थे, मतलब इनिशियल देखा जाए, एक तो पहली बात एफ नेट जीरो, राइट। सेकेंड भी जीरो था इनिशियल। इसका मतलब अगर ऐसा कंडीशन आता है तो दो बातें हो सकता है, एक तो पीज कंजर्व, राइट, मोमेंटम कंजर्व हो गया, एंड वी सी एम इनिशियल जीरो, राइट। यानी कि जब मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो होगा, क्योंकि दोनों रेस्ट पे पकड़े हुए हैं, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास क्या होगा, रेस्ट में होगा। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, इन दोनों पॉइंट्स हम क्या बोल सकते हैं, COM इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, रेस्ट में होगा। देखो कंसेप्ट क्या है, अगर एफ नेट जीरो, राइट, तो क्या हो सकता है, मोमेंटम कंजर्व, राइट। मोमेंटम कंजर्व, एफ नेट बराबर क्या लिखते हैं, एफ नेट बराबर डी पी बाई डी टी, राइट। और या इसी को एम डी वी बाई डी टी, राइट। तो यहाँ से दो बातें हो सकती है, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, v इक्वल टू कांस्टेंट, तभी भी अगर ये कांस्टेंट होगा तो भी इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, राइट। या v इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब v कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, COM is moving with constant speed, राइट, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। और जब मोमेंट एफ नेट भी जीरो हो और v भी जीरो, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, COM एट रेस्ट, हमेशा रेस्ट पे रहेगा, एट रेस्ट, राइट। देखो रेस्ट में होता है तो m1 x1 इक्वल टू m2 x2, ये फॉलो करता है, ठीक है। और मोमेंटम कंजर्वेशन का, एफ नेट जीरो तो मोमेंटम तो कंजर्व हो गया, यानी यहाँ पे ये तो कंडीशन हर हालत में फॉलो करेगा ही करेगा, यानी m1 v1 इक्वल टू m2 v2, दोनों के लिए, ठीक है, ये दोनों के लिए हो गया, राइट। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि जब रिलीज किए तो ये x1 चला, राइट, सॉरी इसको लेट से x2 लिख दो क्योंकि यहाँ पर q2 है, m2 है, तो ये कितना चला। तो देखो इसको चार्ज को नहीं समझना है, इसको ऐसे समझना है कि दो मास था m1 और m2, इनिशियली रेस्ट में था, ठीक। जैसे ही इसको छोड़े तो ये मास को x2 शिफ्ट किए, तो इसको कितना शिफ्ट करेंगे, लेट से x, ठीक। तो देखो लेट से x1 ले लो कि x1 शिफ्ट कर दिए, तो इनिशियली COM रेस्ट पे है, ठीक। इसका मतलब फाइनली भी रेस्ट पे होगा, और ऐसा सिचुएशन आता है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो जाता है, तो m1 x1 इक्वल टू m2 x2, राइट। x1 इक्वल टू कितना हो गया, m2 x2 अपन m1, ठीक। तो ये m1 मास इतना चलेगा, ठीक है। तो कूलम्स देखो, कूलम्स सिर्फ कंसेप्ट से जो कंक्लूजन आया उससे ये चीज ड्राइव कर लिया कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, राइट। अभी हम लोग फार्मूला उसका मैग्नीट्यूड नहीं पढ़ेगा, कितना मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये सारा चीज डिटेल बता रहा है, राइट। अब चलो अब मैग्नीट्यूड के बारे में देखते हैं, कूलम्स लॉ का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्चुअल में कूलम्स लॉ क्या था, क्या दिया, ठीक है। वो मैग्नीट्यूड के बारे में दिया, ठीक है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, राइट, बेसिकली दो चार्ज पार्टिकल के बारे में डिस्कशन कर रहा था, Q1 एंड Q2, राइट। अगर अपोजिट नेचर का हो तो अट्रैक्टिव, सेम नेचर का हो तो रिपल्सिव। लेट से हम लोग रिपल्सिव ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। F12 F21, राइट, और इसके बीच का डिस्टेंस R, ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक। ये सारा चीज पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो ये मैग्नीट्यूड के बारे में बताया, ऑब्जर्वेशन तक कर ही लिया था कि जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 होगा वो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 होगा, और ये ऑब्जर्वेशन देखा गया दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। Q1 और Q2 के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसके बाद क्या देखेगा, फिर देखा कि इस चार्ज को कुछ दूर लेके गया तो फोर्स कम हो गया, इसका मतलब फिर एक ऑब्जर्वेशन निकाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करके कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, फोर्स का मैग्नीट्यूड यह बताया कि यह होगा
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट, यानी प्रोपोर्शनल टू। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाया है के, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड किया गया के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट, वेयर के इज द कूलम्ब कांस्टेंट। और वैल्यू कितना होता है, के कांस्टेंट है, राइट, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 इंटू 10 के पावर 9, राइट, 9 इंटू 10 के पावर 9 के का वैल्यू हो जाता है, ठीक है, राइट। तो ये मैग्नीट्यूड दे दिया कि फोर्स कूलम्ब चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या एयर, नॉट लगा हुआ तो एयर का परमिटिविटी, राइट। देखो इसको लाया कैसे गया, देखो इस हम लोग जानते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, यह होता है सी, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, राइट, where epsilon naught is the permittivity of the medium और mu naught is the permeability of the medium, ठीक है। देखो epsilon naught क्या बताता है कि किसी मतलब रीजन में कितना किस हद तक इलेक्ट्रिक फील्ड जाए, और म्यू नॉट बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के एक्सटेंट को बताता है, राइट। तो ये हो गया, ठीक है। और इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.8, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.854 इंटू 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर, राइट। ये याद होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दिया, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स के बारे में मैग्नीट्यूड दिया, ठीक। अब देखो, अब कुछ और ऑब्जर्वेशन किया, राइट, जैसे कि यहाँ एक चार्ज ले लिया Q1, राइट, एक और ऑब्जर्वेशन किया यहाँ Q2, ठीक है। अब देखा कि इस पे इसके वजह से फोर्स लग रहा है F21, राइट। अब एक और तीसरा चार्ज आ गया Q3, तो देखो इसकी वजह से भी इस पे फोर्स लगने लगेगा, राइट, इधर Q2 3 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। तो देखो अगर इन दोनों का देखा जाए तो नेट फोर्स होगा, यानी नेट फोर्स कुछ अलग होगा, राइट, नेट फोर्स इधर आएगा, एफ नेट इधर आया, राइट, यानी नेट फोर्स चेंज हो जा रहा है, ठीक है। देखो सिंपली अगर Q1 रहता तो इतना फोर्स लगता, बट Q2 Q3 के आने से इस पे नेट फोर्स चेंज हो रहा है। बट एक बात बताओ, Q3 के आने से क्या Q1 द्वारा लगाए गए फोर्स पे कोई फर्क पड़ा, नहीं फर्क पड़ा, ठीक है। यानी कि किसी दूसरे चार्ज के आने से, ठीक है, फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इंडिविजुअल फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हाँ नेट फोर्स चेंज हो जाता है, राइट, ठीक है। यानी क्या बोल सकते हैं कि देखो इंडिविजुअल फोर्स का मतलब इसके और इसके बीच के फोर्स, यानी इस पे इसके वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हमेशा इतना ही फोर्स लगाएगा। तो क्या बोल सकते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, force between two charge is independent of presence of third charge, presence of third charge, right। यानी किसी तीसरे चार्ज के प्रेजेंस से उसके दोनों चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, यानी इंडिविजुअल फोर्स होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट नेट फोर्स चेंजेस, राइट, बट नेट फोर्स यानी एफ नेट इफेक्ट, एफ नेट पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा चीज ऑब्जर्वेशन किया, राइट। चलो अब देखो फाइनल कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं, ठीक है, कि फाइनल कंक्लूजन क्या है इसका, कूलम्ब्स लॉ का, ठीक है। तो कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है, कंक्लूजन, ठीक है। पहला, फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट चार्ज, दो डिफरेंट चार्ज पे लगता है, राइट। सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आर इक्वल, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आर इक्वल, राइट। फोर्स आर इक्वल। थर्ड,
direction of force are opposite to each other. Direction of force are opposite to each other. अदर राइट, यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट यानी अबव 3 पॉइंट, ये क्या बताता है, देखो कि अगर दो डिफरेंट बॉडी पे लगे, दो डिफरेंट चार्ज पे लगे, मैग्नीट्यूड इक्वल हो, राइट, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो यह बताता है कि यह एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। यानी क्या ये बताता है अबव 3 पॉइंट, above 3 point conclude that electrostatic forces is an action reaction pair. रिएक्शन पेयर, राइट, कैसा फोर्स है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। अब ये तो बोल दिया एक्शन रिएक्शन पेयर का, तो क्या हर हालत में एक्शन रिएक्शन पेयर है, नहीं। हम लोग देखे थे कि एक फोर्स ऐसे लग जाए, एक फोर्स नीचे लग जाए, तो देखो वो चीज बोला कि वो कूलम्स बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग लगता है, राइट। तो क्या बोला कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज along the line joining the two charge, ठीक है। यानी बोला कि नहीं एक्शन रिएक्शन तो फोर्स है ही, बट डायरेक्शन ऑफ फोर्स is always along the line joining charge, हमेशा किसके along लगता है, लाइन ज्वाइनिंग चार्ज के, राइट। यानी अब देखो, अब ये बोल दिया कि एक्शन रिएक्शन पेयर है और जो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस लगे, तो ऐसा फोर्स जो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग लगता है, ठीक है, और एक्शन रिएक्शन पेयर हो, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, राइट। यानी कि अबव पॉइंट कंक्लूड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, यानी अबव ऑल पॉइंट, above all point conclude that electrostatic force is central force, right। सेंट्रल फोर्स कैसा नेचर का फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स, ठीक है। इन इतना सारा कंक्लूजन दिया, ठीक है। पहला बात देखा कि नहीं ये दो डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है, तो बोला कि नहीं नॉन कांटेक्ट है। फिर थोड़ा सा आगे एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि मैग्नीट्यूड इक्वल लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, तो बोल दिया कि एक्शन रिएक्शन पेयर है। तब तक उसका एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ दिया कि सर एक इधर लगे एक नीचे लगे तो भी तो एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं लगता है, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग लगता है, ठीक। लाइन ज्वाइनिंग लगने का मतलब बोल दिया कि नहीं वो तो सेंट्रल फोर्स है। तो फाइनल क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कूलम्स फोर्स आ गया, ठीक है। चलो यहाँ तक किसी को डाउट, कूलम्स लॉ क्या था एक्चुअल में पता चल गया कि क्या था, यानी ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लॉ था, ठीक है। पूरा एक्सपेरिमेंट करके धीरे धीरे निकाला, ठीक है। चलो अब चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, राइट, what is the minimum possible force between two charged particles at a separation of 1 meter, right। पूछा हुआ क्वेश्चन है what is the minimum possible force, right, minimum possible force between two charge, what is the minimum possible force between two charge at a separation of 1 meter, right, at a separation of 1 मीटर, यानी दो चार्ज 1 मीटर के सेपरेशन पे रखा हुआ है, तो उन दोनों के बीच लगने वाला मिनिमम पॉसिबल फोर्स कितना होगा, ठीक है। देखो मान लो एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2 है, ठीक। ये डिस्टेंस दे रखा है 1 मीटर, ये 1 मीटर दे रखा है कि 1 मीटर पे रखा हुआ है। अब इस पे लगने वाला मिनिमम फोर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड, यानी ये इधर लगेगा ये इधर लगेगा, ठीक। तो देखो हम लोग जानते हैं कूलम्स लॉ से कि ए बराबर होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट। यानी आर का वैल्यू 1 दे रखा है, यानी क्या आ गया ए बराबर के Q1 Q2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर के का तो कांस्टेंट है,
ए का वैल्यू चेंज करेगा नहीं, यार के का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹, राइट, और ये कांस्टेंट है, तो ये फोर्स मिनिमम तब होगा, मिनिमम व्हेन Q1 Q2 इज मिनिमम, राइट। अब देखो Q1 Q2 यानी चार्ज ही मिनिमम हो जाए, तो मिनिमम चार्ज क्या होता है, सबसे मिनिमम चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मिनिमम चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, राइट, ई के बराबर। इसका मतलब Q1 भी ई के बराबर हो जाए और Q2 भी ई के बराबर हो जाए। इलेक्ट्रॉन सपोज लो एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है 1 मीटर की दूरी पे, ठीक है, तो उस समय जो फोर्स लगेगा मिनिमम फोर्स लगेगा। तो अगर एफ मिनिमम की बात की जाए कितना फोर्स लगेगा, तो के ई स्क्वायर, राइट, ई का वैल्यू रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻, ये कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो ये जो फोर्स आएगा ये वाला दैट इज द मिनिमम फोर्स, ठीक है। चलो इतना तक क्लियर, किसी को डाउट, नो डाउट, ठीक है। सो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बेस्ड कूलम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल सेक्शन डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।